Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, कभी आप लोग अपने गांव की पंचायत भवन में गए हैं? वहाँ पंच, सरपंच या प्रधान को काम करते हुए देखा है? या अगर किसी शहर में, छोटे नगर में रहते हैं तो नगर पंचायत या नगर पालिका जरूर गए होंगे। अक्सर बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट या ऐसे और बहुत सारे कामों के लिए हमें नगर पालिका जैसी संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। और या गांव में रह रहे हैं तो गांव में जो पंच, सरपंच मतलब पंचायती राज व्यवस्था है, कई बार वो पशु कर लगा देती है, कई बार मेला कर या और इस तरह के। कहने का मतलब इन संस्थाओं से हमारा आमना सामना अक्सर होता है। जब आप जाते हैं पंचायत या नगर पालिका या पंच, सरपंच, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, इन सबसे मिलते हैं, कभी आपने ये सोचा, कभी ये जानने का प्रयास किया कि पिछले एक साल में इन संस्थाओं की इनकम क्या है, इनकम के सोर्स क्या हैं और कहां से इनको कितनी इनकम हुई है? या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि साल भर में इन संस्थाओं ने हमारे कल्याण और विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? गांव में कच्ची सड़क थी, क्या उसे पक्का बनाने का काम हुआ तो उसमें कितना खर्च हुआ? गांव में पीने के पानी की समस्या थी तो क्या उसके हल के लिए कोई प्रयास किया गया, और ऐसा हुआ तो उसमें खर्च क्या था? उसी तरह से सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूल, छोटे छोटे पुल या पुलिया या और बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स जो ग्रामीण या नगरीय स्थानीय स्तर पर देखने को मिलते हैं, तो क्या हमने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ये संस्थाएं ऐसे कौन कौन से कार्य कर रही हैं, कितना इन संस्थाओं का खर्च हो रहा है इन कामों पर, और इनकी इनकम कहां से और कितनी हो रही है? आपको लगेगा मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्या जरूरत है जानने की, और क्या हमें जानने का अधिकार है या नहीं है? कैसे हम इन संस्थाओं से पूछेंगे कि उनका आय क्या है, व्यय क्या है, और क्यों और कैसे वो संस्थाएं हमें बताएंगी? तो दोस्तों, सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है हमारे देश में। आप सभी ने उसका नाम सुना होगा और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने उस अधिकार का प्रयोग भी किया होगा। 12 अक्टूबर 2005 से अखिल भारतीय स्तर पर सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ, जिसके तहत सरकारी विभागों से हमें सूचना मांगने का कानूनन अधिकार मिल गया, और वो सरकारी विभाग निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराने के लिए हमारे प्रति कानूनन जवाबदेह हो गए। और ये अधिकार ऐसा नहीं है कि केवल हमें पंचायतों या नगर पालिकाओं के स्तर पर ही मिला हो। ये अधिकार हमें राज्य सरकार के स्तर पर भी है, राज्य सरकार चुने विभागों के लिए, और केंद्र सरकार के स्तर पर भी है। पंचायत नगर पालिका की बात इसलिए की मैंने कि आप और हम लगभग हर आदमी किसी ना किसी गांव या छोटे नगर से ही जुड़ा हुआ है या जुड़ा रहा है। आसानी से वहां पंचायत या नगर पालिका की कार्यप्रणाली को देखा, समझा है, समझता है उनकी चीजों को, इसलिए मैंने वहां की बात की। अदरवाइज
हमारे पास ये जानने और सूचना पाने का अधिकार राज्य सरकार के स्तर पर भी उपलब्ध है और केंद्र सरकार के स्तर पर भी। हम केंद्र सरकार के किसी विभाग से भी सूचना मांग सकते हैं कि कहाँ कितना खर्च हुआ और कहाँ से कितनी इनकम, और या राज्य और केवल आय व्यय की सूचना तक ही फिर यह अधिकार सीमित नहीं है। सरकारी विभाग द्वारा लिए गए निर्णय, जारी किए गए आदेश, उन निर्णयों का प्रभाव, बहुत सारी चीजें जिनके बारे में सूचना मांग सकते हैं। मतलब सरकारी विभाग से जुड़ी कोई भी सूचना जो जनहित से जुड़ी हो। हाँ, कुछ ऐसी देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय महत्व से जुड़ी सूचनाएं हैं कि बस उनको नहीं मांगा जा सकता, वो अपवाद स्वरूप सूचना के अधिकार कानून से बाहर कर दी गई हैं। अदरवाइज बाकी सूचनाएं हम मांग सकते हैं। 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की। नोटबंदी का 5 साल में क्या प्रभाव हुआ, आरटीआई के तहत जानकारी मांग लें। ये बताइए, नोटबंदी के तहत कितना काला धन को रोकने में मदद मिली या नहीं मिली, या उसके प्रभाव क्या रहे। सूचना के अधिकार के तहत हमें सूचना की जरूरत है। जब हम पंचायत से ये सूचना मांग लें, चलिए हमने आरटीआई लगाया, जो भी पंचायत में सूचना अधिकारी है, आरटीआई आवेदन दिया उसे और कहा कि हमें पिछले 1 साल का पंचायत का आय व्यय का ब्यौरा चाहिए है। वो ब्यौरा हमें उपलब्ध हो गया। अब हमने देखा कि जो आय व्यय का डेटा दिया गया है उसमें कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है। कहीं झूठ तो नहीं बोला जा रहा, कहीं कुछ डेटा गलत तो नहीं है, या कुछ बातें छुपाई तो नहीं जा रही, कोई घोटाला या अनियमितता तो नहीं हुई है। केंद्र के स्तर पर यह पकड़ पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा होगा या कोई भी और दूसरा कार्य और निर्णय, लेकिन पंचायत के स्तर पे बड़ी आसानी से हम देख पाएंगे कि वो जो डेटा है सही है या नहीं है। और अगर आगे बढ़ें तो हम पहले वो सूचना इकट्ठी कर लें सूचना के अधिकार के तहत, और फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करके एक सोशल ऑडिट करवा दें या सामाजिक लेखा परीक्षा, जिसमें सारे गांव के लोग इकट्ठे हों और सूचना के अधिकार के तहत हमें जो जानकारी मिली है हम गांव के लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें, बताएं उन्हें कि देखिए पिछले 1 साल का ये आय व्यय का डेटा है, आप लोग बताइए कि खर्च के जो मद बताए गए हैं, जहां जितना खर्च दिखाया गया है, क्या आपको लग रहा है कि पंचायत ने वहां उतना खर्च किया है या नहीं किया है। कहने का मतलब कि सूचना के अधिकार को जोड़ दें हम सामाजिक लेखा परीक्षा या सोशल ऑडिट से, और सूचना का अधिकार भी अगर हम ऑनलाइन यूज कर लें, घर बैठे बैठे ही स्मार्टफोन के माध्यम से ही हमें आरटीआई आवेदन की सुविधा मिल जाए, तो सोने पे सुहागा, दफ्तर के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ई गवर्नेंस का यूज करते हुए अपने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करें, जानकारी इकट्ठी करें और फिर लोगों के बीच में ले जाके सोशल ऑडिट कर लें। तो देखिए कैसे आपस का संबंध है। ये सब प्रशासन को पारदर्शी बनाने के बड़े महत्वपूर्ण साधन हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों के साथ साथ हमारे देश और राज्य में भी प्रयुक्त किए जा रहे हैं। आपको लगेगा क्या फायदा होगा इससे, ये सूचना लेके हम क्या करेंगे। बहुत फायदे। सबसे बड़ा तो यही कि प्रशासन में पारदर्शिता आ जाएगी, हमें पता लगेगा कि प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और जब पारदर्शिता होती है तो गलत काम रुकते हैं, बेईमानी भ्रष्टाचार रुकता है, अनैतिकता रुकती है, क्योंकि प्रशासन में बैठे लोगों को यह डर हो जाता है कि अब जनता जान जाएगी, गड़बड़ करी तो पकड़े जाएंगे। हम अपने सुझाव दे सकते हैं, किसी मामले में अपने विचार रख सकते हैं, तो भागीदारी होगी, बहुत सारे फायदे हो जाएंगे इस सूचना के अधिकार का अगर हमने इस्तेमाल कर लिया सही ढंग से तो। और ये काम मैंने कहा
हम स्थानीय स्तर से लेके केंद्र स्तर तक किसी भी स्तर की सरकार के संदर्भ में, सरकारी विभाग के संदर्भ में कर सकते हैं। 2005 में जब हमारे देश में ये कानून आया, अभी लगभग आप देखेंगे 17-18 साल का समय हो गया इस कानून को आए हुए। कई बार हमने इसका बहुत सदुपयोग भी होते हुए देखा और कई बार इसका बड़ा दुरुपयोग भी देखने को मिला हमें। कई बार माना गया कि सूचना के अधिकार से प्रशासन को पारदर्शी बनाने में बहुत मदद मिल रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी फील हुआ कि इसने सरकारी विभागों के ऊपर एक अनावश्यक कार्यभार डाल दिया। उनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ वर्कलोड तो था ही, एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया उनके ऊपर। सच्चाई सबके बीच में है, सबके बीच में मतलब कि फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। लागू करने के मार्ग में कुछ रुकावटें और कुछ बाधाएं भी हैं। तो कोई भी सिस्टम अपने आप में एब्सोल्यूट या कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। बस हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उनकी कमियों को हम कम कर दें, मिनिमाइज करते हुए उनके जो फायदे, जो स्ट्रेंथ है, उसका फायदा उठा पाए। अक्सर अखबार में आप देखेंगे सूचना के अधिकार के प्रयोग से जुड़े बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, केस स्टडीज। पहले की तरह फिर मैं कहूंगा कि आपको उदाहरण केस स्टडी के प्रति जागरूक होना है, अपने आंसर में शामिल करना है। सूचना का अधिकार, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस का भी टॉपिक है, लोक प्रशासन का भी टॉपिक है और जीएस 4th पेपर एथिक्स इंटीग्रिटी का भी टॉपिक है। मल्टीपर्पज टॉपिक है। इनफैक्ट प्रशासन में पारदर्शिता और जन भागीदारी से जुड़ा हुआ निबंध भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो वैसी स्थिति में अगर हमारे पास सूचना के अधिकार से जुड़े हुए, उसके प्रयोग से जुड़े हुए कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स हों, वो सदुपयोग से जुड़े उदाहरण भी हों, वो दुरुपयोग से जुड़े उदाहरण भी हों, कुछ केस स्टडीज हों, उनको हम अपने आंसर में एक सही मात्रा में शामिल कर लें, तो हमारे आंसर की गुणवत्ता बढ़ेगी। हमारा आंसर केवल रटा रटाया या किताबी या थ्योरेटिकल नहीं होगा, बुकिश नहीं होगा, बल्कि उसमें व्यावहारिक समझ और जानकारी की भी झलक हम दे देंगे जब हम उसमें कोई उदाहरण, कोई केस स्टडी शामिल कर देंगे। अक्सर देखेंगे आप अखबार में सूचना के अधिकार के प्रयोग से जुड़ी न्यूज आती रहती है। एक बड़ी रोचक जानकारी, एक रोचक न्यूज आपके सामने लेके आया हूं मैं। न्यूज़पेपर की ही कटिंग है। बड़ा मजा आएगा आपको ये पढ़ के। ऐसी अक्सर आती रहती हैं रोचक न्यूज कि आरटीआई से मिला 40,000 पन्नों का जवाब, एसयूबी में भरकर ले गए कागज। 40,000 पन्नों का जवाब मिला है आरटीआई से। एक बार तो खबर आई थी पंजाब से जुड़ी हुई कि सूचना के अधिकार के तहत जो सूचना मांगी थी, आवेदनकर्ता ने कई ट्रक भर के वो सूचना मिली थी। और यहां भी देखेंगे 40,000 पन्ने कम नहीं है। जब एसयूवी में भर के वो सूचना के अधिकार के तहत जब मिली सूचना या जानकारी को ले जाएं तो अब ये न्यूज हम सदुपयोग में रखें या दुरुपयोग में रखें, अभी ये तय करना थोड़ा कठिन या जल्दीबाजी है।
दोनों पक्ष हैं इसके। सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है और नकारात्मक भी। हां, लेकिन एक तटस्थ, एक निरपेक्ष भाव से अगर फिलहाल केवल इस न्यूज की थोड़ी सी चर्चा करें, तो चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग था तो मुझे लगा आज मैं इसी पर थोड़ा आपसे बात करूं। आरटीआई से मिला 40,000 पन्नों का जवाब। आप देखिए, कोरोना संबंधी जानकारी आरटीआई के तहत मांगने पर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग से 40,000 पन्नों का जवाब मिला। इसे ले जाने के लिए उसे एसयूवी गाड़ी लेकर आना पड़ा। कोरोना काल में खरीदारी की मांगी गई थी जानकारी, स्वास्थ्य विभाग ने पहले जानकारी देने से कर दिया था इनकार। सूचना के अधिकार कानून का प्रावधान है केवल 10 रुपए का मामूली शुल्क जमा करके हम सरकार के किसी विभाग से जो सूचना हमें चाहिए हम उसकी डिमांड कर सकते हैं और विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर उसे वो सूचना देनी होती है। सूचना नहीं देता है निर्धारित समय में तो हम शिकायत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वहीं से जुड़ा हुआ मामला है कि देखिए, महू निवासी, न्यूज देखें आगे आप थोड़ी सी, बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार न्यूज है। महू मध्य प्रदेश के इंदौर के पास जगह है। महू निवासी धर्मेंद्र शुक्ला ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास आरटीआई याचिका दायर कर कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान दवाओं, उपकरणों और अन्य सामग्रियों की खरीद से संबंधित निविदाओं और बिलों के भुगतान का विवरण मांगा था। बड़े पैमाने पर हमारे देश में कोरोना काल के दौर में ऐसा देखा गया कि खरीदारी हुई चिकित्सा उपकरणों की, दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, और बड़े पैमाने पर घोटाला भी हुआ। कई ऑर्डर तो ऐसे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। वेंटिलेटर मंगाने हैं विदेशों से, आईसीयू बेड बनाने हैं, अस्पताल नए नए खड़े करने थे हमें, या ऑक्सीजन सिलेंडर या और इस तरह की चीजें। बिना निविदा के अपने नाते रिश्तेदारों को दे दिए गए ऑर्डर। कई ऑर्डर आज तक पूरे नहीं हुए, भुगतान एडवांस में कर दिया गया, ये कहते हुए कि ताकि समय पे हमें उन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। बड़े पैमाने पे घोटाले हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी से जुड़ी एक जानकारी मांगी थी इन्होंने, महू निवासी धर्मेंद्र शुक्ला ने। कोरोना के दौरान जो खरीद हुई है, दवा, उपकरण, अन्य सामग्रियों की खरीद, उससे जुड़ी जानकारी मांगी थी। और जब इसे लेने वह स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पहुंचे तो अपनी गाड़ी में दस्तावेज लेकर जा रहे थे तो हर कोई उन्हें देखता रह गया। इतनी सारी सूचनाएं मिल गई 40,000 पन्नों की। गाड़ी में ड्राइवर सीट के अलावा और कोई सीट खाली नहीं थी। खास बात है कि उन्हें इसके लिए भुगतान भी नहीं करना पड़ा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने उनकी याचिका का 1 महीने के भीतर जवाब नहीं दिया था। जनरली फिर होता ऐसा है कि जब सूचना इतनी बड़ी है तो फिर उसकी जो फोटोकॉपी कॉस्ट है वो पे करनी होती है। अब इस तरह की सूचना मांगी आप जिसमें 50,000 1 लाख पेज लगे और सारे लोग अगर इसी तरह की सूचना मांग लगे सरकार से तो सरकार तो केवल फोटोकॉपी के बिल ही नहीं भर पाएगी। ये एक बहुत बड़ी कमी भी है जो मैंने अभी चर्चा की आपसे कि एक तरफ इस सूचना के अधिकार ने अगर कई फायदे पहुंचाए तो कई दिक्कतें भी खड़ी कर दी। वर्कलोड बढ़ गया सरकार के विभिन्न विभागों का, एक अतिरिक्त काम जिम्मेदारी आ गई कि 30 दिन के अंदर मांगी गई सूचना देना है और नहीं तो फिर देखिए आप शिकायत अपील की व्यवस्था, और खर्च भी बढ़ गया।
अब यहां वो 40,000 पन्नों की जानकारी मुफ्त में देनी पड़ी विभाग को। क्यों? क्योंकि उसने समय पर मतलब 1 महीने के भीतर जवाब नहीं दिया था। इस पर शुक्ला ने अपील की और इसके बाद प्रथम अपीली अधिकारी डॉक्टर शरद गुप्ता ने याचिका स्वीकार कर निर्देश दिया कि उन्हें जानकारी मुफ्त में दी जाए। दिल्ली में तो चलिए 40 पैसे 50 पैसे में फोटोकॉपी हो जाता है, लेकिन दिल्ली के बाहर निकले तो 1 रुपए 2 रुपए में फोटोकॉपी होता है। और महू जैसे शहर में तो 1 रुपए से कम तो नहीं ही होगा फोटोकॉपी का रेट, हो सकता 2 रुपए हो। मतलब 40,000 पेज का मतलब हो गया कि 70-80 हजार रुपए का तो केवल फोटोकॉपी का बिल। अब सरकार के विभाग जन कल्याण को छोड़ के अगर फोटोकॉपी के बिल भरने में ही सारा बजट खर्च कर दें तो सोच के देखें क्या हाल हो देश का। दिक्कत भी है। और एक समस्या है कि क्या 40,000 पेज ये कभी पढ़ पाएंगे जीवन में? क्या उनकी एनालिसिस करके देख पाएंगे कि हां वास्तव में कोई गड़बड़ी घोटाला हुआ या नहीं हुआ? उन 40,000 पन्नों की एनालिसिस करना कितना कठिन काम होगा। हो सकता है विभाग ने भी जानबूझ के इतना बड़ी सूचना दे दी कि अब जाओ पढ़ो, पढ़ ही नहीं पाओगे। और या इनको भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि हमें इतनी सूचना मिल जाएगी कि हम पढ़ नहीं पाए। पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है, पढ़ेंगे, कुछ घोटाला पकड़ेंगे तो वास्तव में जो पर्पज है सूचना के अधिकार का वो पूरा होगा। अन्यथा देखिए केवल एक रस्म अदायगी बन के रह जाएगा कि चूंकि हमें अधिकार है, अधिकार था, 10 रुपए की फीस देनी थी, हमने दी, सूचना का अधिकार प्रयोग किया, सूचना ले ली और जाके उसे हमने रद्दी के भाव कबाड़ी को बेच दिया। तो वास्तव में अगर एनालिसिस कर लें, कोई घोटाला अनियमितता हुई है उसे पकड़ लें, जनता के बीच में लाएं, संबंधित विभाग और अधिकारी के ऊपर दबाव बने, तो वास्तव में ये बहुत बड़ी सफलता होगी, जो कि हमारा उद्देश्य तो पर्पज भी है सूचना के अधिकार का। अन्यथा हमने कहा कि वो केवल एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। तो इसीलिए अभी शुरू में ही मैंने कहा कि जल्दीबाजी है कि मैं इस पे ये कमेंट करूं कि ये सदुपयोग है या दुरुपयोग है। बस एक रोचक जानकारी, एक उदाहरण, एक केस स्टडी है हमारे लिए कि किस तरीके से सूचना का अधिकार का प्रयोग होता है। अगर 30 दिन में सूचना नहीं मिलती है तो अपील, और देखिए फ्री में सूचना की व्यवस्था होगी। धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया 40,000 से अधिक पन्ने की जानकारी मिली है। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना काल में जो खरीदारी की गई उसके बिल और वाउचर की जानकारी है। उन्होंने कहा, मुझे आशंका है कोरोना काल में जो सामग्री खरीदी गई उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। तो उद्देश्य तो अच्छा था कि घोटाला पकड़ना, लेकिन अब इस 40,000 को पढ़ के विश्लेषण करके वो पकड़ जाए घोटाला, तब वास्तव में सफलता है। कोरोना काल में 1 लाख रुपए से अधिक राशि की सामग्री खरीदने के लिए टेंडर जारी करने थे, लेकिन विभाग ने टेंडर जारी नहीं किया। बस किसी को भी नाते रिश्तेदार जानकार को कहा कि तुम फला सामग्री हमें उपलब्ध करवा दो, उसने घटिया सामग्री दी, कीमत 2 की 4 ली, तो वो हमें पकड़ना है। तो देखिए सूचना के अधिकार का कैसे प्रयोग हो रहा है। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, करना चाहिए। आप और हम पढ़े लिखे जागरूक नागरिक हैं देश के, तो हमारी ये जिम्मेदारी है। और कम से कम केंद्र और राज्य स्तर पर नहीं करें तो शुरुआत मैंने इसीलिए पंचायत से की कि कम से कम वहां तो कर ही सकते हैं। जाएं पंचायत भवन, अपने पंच, सरपंच, प्रधान, ग्राम सेवक, जो भी संबंधित अधिकारी है उससे कहें कि हमें सूचना चाहिए है, और ताकि देख पाएं कि कहीं कोई गड़बड़ी, घोटाला, अनियमितता तो नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जैसा मैंने बताया, न केवल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस का, बल्कि इथिक्स का भी।
लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय का भी और निबंध के लिए भी एक बहुत उपयोगी टॉपिक होगा, प्रशासन में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी। आज का ये वीडियो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया कि फिर आपको एक आइडिया लगे, एक अप्रोच मिले कि कैसे हम तैयारी करें अपने सिलेबस की। और इस तरीके से अगर हम पढ़ लेंगे, बार बार कह रहा हूं कि हमें केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना, केवल बुकिश नॉलेज से हम कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल। हमें व्यावहारिक ज्ञान होना जरूरी है और उसके लिए मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट सबसे अच्छा स्रोत है जो हमें डे बाय डे की घटनाओं, वर्तमान घटनाक्रम से जोड़े रखेंगे, हमें अप टू डेट किए रहेंगे। और हमें एक ऐसे प्रशासक की ही जरूरत है देश और राज्य को जो अप टू डेट हो, जिसमें नया जानने, करने और सीखने की इच्छा भी हो, क्षमता भी हो, जिसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति विद्यमान हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? अपने कमेंट करें, बताएं। अगर अभी तक आपने यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में इसी तरह से और एक किसी नए मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें ताकि बहुत जल्दी आप अपने माता पिता, घर वालों के बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएं सिविल सेवा परीक्षा में सफल होते हुए। धन्यवाद दोस्तों।